नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक ऐसी दुर्घटना है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आई, आई। आई, आई। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? आई है बग, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। मेरा बच्चा, एक तू ही है जो हमें इस नरक से मुक्ति दिला सकता है। बोल, तू क्या खाएगा? तेरा मुंह मीठा करवाती हूँ। दही शक्कर खाएगा? हाँ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ओ काका, क्या किया था लौकर? नंदू सेठ ने कहा आज शाम तक फसल कट जानी चाहिए। ओ काका, क्या चल रहे? लौकर लौकर चला, हाथ चलवा। बाबा, बाबा। सोनू, ये सोनू बेटा, अरे इतने धूप में यहाँ पे कहाँ पे? आजा घर पे जा। बाबा, रिपोर्ट कार्ड दिखाने आया था। देखो, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। तू? काका, मेरा बेटा फर्स्ट है, फर्स्ट। मेरा बेटा फर्स्ट है। देखो पापा, मैं जब पढ़ लिख कर कलेक्टर बनूंगा ना, तो सारे खेत हमारे हो जाएंगे। फिर आपको किसी दूसरे के खेत में काम भी नहीं करना पड़ेगा। चल चल, तुझे मिठाई खिलाता हूँ अच्छी वाली। चल। बाबा, आज जी कहती थी कि पहले सारे खेत हमारे थे। सच में? हाँ थे तो। काम कर रहे? हेलो। सब बचा। फर्स्ट है, फर्स्ट। मिठाई मिठाई चाहिए उसको। हाँ, नहीं नहीं, सुन, वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, देख देख, ये अच्छा लगा क्या? विराट, तू बोल दो। हाँ, कौन सा भी चाहिए ले लेना। हाँ चलिए। मालिक मैं दे देता हूँ पैसे। हाँ चल। ए शंकर, तू फर्स्ट है ना? फर्स्ट। हाँ आता शहरत पाटिल हो। सोनू, अब लाया ना तू? ले खाना। अरे का हुशर खाना तो मोइलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? हाँ? अरे तू इसका बाबा है तो मैं भी इसका आजोबा है। मिठाई खिलाना पास हुआ है ना वो। अरे जहर नहीं दे रहा उसको। ये देख, मेरी जिंदगी में बहुत जहर घोल चुका है तू। अभी आजोबा बनने का नाटक मत कर। बेटे के आसपास भी दिखा ना, काट के रख दूंगा। भूल जाऊंगा तू मेरा बाप है, समझा? तो तुला कळत नाही का रे? कोणी दिले खायचं है? हाँ? देखा कितने अव्वल नंबर से पास हुआ है मेरा बेटा। कम से कम अब तो उसको पढ़ाई के लिए भेज दो, या अपनी तरह ही चौकीदार बना के छोड़ोगे? चुप बैठ। वो दिन रात जहर उगलते रहती है। जहर इसलिए उगलती हूँ क्योंकि मैं आपके बाप की तरह नहीं हूँ। कितना होनहार बच्चा है मेरा, फिर भी इसकी जिंदगी बर्बाद है। 3 साल से तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। अगर औकात नहीं है ना तो मुझे बता दो, मैं अपने भाऊ और बहनी के पास इसको भेज देती हूँ। कम से कम पढ़ लिख कर कुछ बन तो जाएगा। दिन में 2 बार फोन आते हैं इनके सोनू के लिए। खुद का भांजा है इसलिए इतने चिंता करते, नहीं तो आजकल के। बस कर तुझे चिक चिक। बाहू वहीनी काट डालूंगा उधर जाके, समझे? खाता तूच। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? सोनू की पढ़ाई के खर्चे के बारे में सोच रहा हूँ। भाई इतनी जमीन थी हमारे पास, सब बेच दी। एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं रखा था। आज वो होता तो सोनू की पढ़ाई के खर्चे के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता था, और ना ही वो प्रदीप राज शिर्के की जमीनों की पहरेदारी करनी पड़ती मुझे। वो इंसान को इंसान नहीं समझता है। और उसका बेटा नंदू, और जब भी उसे सोनू के पढ़ाई के लिए खर्चा मांगने जाओ तो जली कटी सुना कर। हमारी ये कुत्तों जैसी हालत क्यों हुई है मालूम है? तुम्हारे सुहाग की वजह से।
नसताना माझा कापून टाकला असता सागर. जय जवान जय किसान, ये शायद अब सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है, क्योंकि हमारे यहां अधिकतर किसान जो अपना खून पसीना बहाकर हमारे लिए अनाज उगा रहे हैं, उनके अपने पेट खाली हैं. आजादी के इतने सालों बाद भी जमींदारी और साहूकारी का कहर हमारे गांव से खत्म नहीं हो पाया है. किसानों से मजदूर बना देते हैं. वो जमीन, वो मिट्टी जो अनाज पैदा करती थी, आज इन लाचारों के लिए भूख पैदा कर रही है. ऐसे में अपराध पनप रहे हैं. तुमच्या बाबाला विराज घेऊन गेला. काय बच्चे को पढ़ाने के लिए शहर में भेजना है तेरा, पैसों के लिए मेरे पास भीख मांगते रहता है, दो हिलाते रहता है. चल जा. बाबा, दादा, छोड़ो. देखो ये बिल्कुल गलत है, छोड़ो से. बाबा, बाबा, मेरे मामले में बीच में मत पड़ना. तू अपने काम से काम रखा कर, समझी? मैं अगर बीच में नहीं आती ना तो फंस जाते थे आप. अरे विश्वास काका को अगर कुछ हो जाता तो जेल हो जाती आपको. दादा बस भी करो अब क्यों बेचारे गरीब गांव वालों का खून चूस रहे हो? अब और कितना चाहिए आपको? रास्ता बोलो नको. तू अपना ही क्या ना किसी और को बांटना, मुझे नहीं. मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या करना और क्या नहीं करना. और मुझे बोलने से पहले तू खुद को देख. तूने जो किया ना, उसके बाद तुझे घर से बाहर निकलने दे रहे, वो तेरे लिए बहुत है. तू बच गई है, वरना ये काय वक्त है. खेत में काम दिया तो घर में घुसेगा. तेरे घर की कथा सुना रहा हूं जो कान लगा के सुन रहा है. चल भाग. मी आधीच सांगितलं होतं, लड़की को इतनी छूट मत दो. अब बुक तो. ये सब चंद्रा की रोने धोने का नतीजा है. अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हो ना तुम. तुम्हारी ये बेटी हमारे लिए एक ना एक दिन मुसीबत खड़ी करने वाली है. अगं हळद घेऊन ये जा. बाबा, बाबा कसं काय झालंय? बाबा कौन किया है? बाबा बताओ कौन किया है? कोशिश हो. बता कौन किया. अभी के अभी जाके काट डालूंगा उसको मैं. अरे बताने क्यों नहीं, बताना कौन किया है. दादा, तुझे शपथ है, अपना मुंह मत खोलना मुंह. अच्छा नहीं बताओगे? मरने का इतना ही शौक है ना तो मरो. और कितना मरेंगे? मर तो रहे हैं ना. तेरे बाबा को छोड़ दूंगा तो उसका कर्ज कौन तू उतारेगी? वैसे तू उसका कर्ज उतार सकती है. फिर तेरे बाबा को रोज सुबह शाम गोबर नहीं खाना पड़ेगा. शेतात जाऊन येतोय. विराज को कुछ काम दिया था, देखता हूं हुआ कि नहीं.
का कर्जा माफ कर दोगे ना? अरे हो रे बाबा, करूंगा ना, वरना तेरे को बोलता ही क्यों? हाँ चल, अरे चल रे, चल चल। प्रिया, तेरे बाबा अभी तक खेत से नहीं लौटे और ये आरती चारा लेने गई थी, वो भी तो। आरती? चारा कहाँ है? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही है तू? आरती, अगं तू चारा आणायला गेली होतीस ना, काय झालं? बोल ना, तू असं काय करतेस? आरती, अगं काय झालं? बोल ना, बोलत का नाहीस तू? अरे धीमा, विराज भाव, वो विश्वास का कहा पेड़ के नीचे पड़े, उनके मुंह से झाग निकल रहा है। तू गावात जाऊन सांग, जा। हॅलो, पोलीस स्टेशन। हटो पीछे, हटिए आप लोग, पीछे हटिए, हटिए सब हटिए, पीछे हटिए, हटिए पीछे हटिए। हाँ साहब ये खरा है, ये खेत मेरा है, लेकिन मेरे खेत में इसने आत्महत्या क्यों की समझ में नहीं आ रहा है। इसका आपसे कुछ लेना देना था क्या? लेना नहीं देना ही था, कर्जा लिया था मेरे से, अभी चुकाने की बारी आई तो मेरे खेत में आके आत्महत्या कर ली। नहीं साहब, साहब इन्होंने आत्महत्या नहीं की साहब, बल्कि इनको मजबूर किया है अपनी जान लेने के लिए। इनके बेटे नंदू ने मेरी बेटी का बलात्कार किया साहब। और इन्होंने कर चुकाने से परेशान होकर अपनी जान दे दी साहब। कहते हैं कि मुश्किल वक्त में ही इंसान की असल पहचान होती है, लेकिन मजबूरी और गरीबी अच्छे अच्छों को तोड़ देती है। विश्वास ने अपने हालात के आगे घुटने टेक दिए थे, लेकिन आरती पर क्या बीती होगी जिसने अपने पिता को बचाने के लिए अपने आप को नंदू जैसे भेड़िए के हवाले किया। न जाने ऐसी कितनी ही आरतियां और विश्वास हमारे गांव में रोज जिंदा होते हुए भी मरते हैं, पर न वो इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और ना ही कोई और। लेकिन इस बार सुलेखा ने अपनी बेटी की अस्मिता के लिए आवाज उठाई थी। विश्वास की आत्महत्या के पीछे की प्रताड़ना को बताने की कोशिश की थी, लेकिन एक गरीब इंसान की आवाज में आखिर कब तक वो साहस बना रहेगा जो प्रदीप और नंदू जैसे पैसे वाले और ताकतवर लोगों को सजा दिलवा सके। तुम्हारी माँ ने जो नंदू पे इल्जाम लगाया है सच है वो? सर
कहाँ लेके जा रहे हो उनको? सर 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 रुकिए ना सर, ऐका ना सर, ती आरती आणि तिच्या आई खोटं बोलते, इन्होंने ऐसे कुछ नहीं किया है। उसने क्या किया और क्या नहीं वो हम पता कर लेंगे। डालो अंदर इसे। यार नंदू को तो पुलिस पकड़ के ले गई, अब क्या हुआ उसका? होना क्या है, कुत्ते की मौत मरेगा। बाप बेटे 230 एकड़ जमीन खा गए, सारी गलती उनकी नहीं है, अपना सिक्का भी खोल रहा है साला। अरे बाप ऐसा नहीं होता ना, तो ये सारी जमीन मेरी होती। जाने देना यार, जो हुआ सुबह दिल से लगा के क्यों बैठा है? जैसे चलता ना त्यालाच कळतं, उनके जमीनों की पहरेदारी करता हूँ मैं। वो जमीन मेरी थी, मेरी बीवी सुनो ना, मुझे जलीकटी सुनाती है। उनको सोनू एकदम होशियार है। 40,000 चाहिए यार उसके दाखिले के लिए। यार हो जाएगा उसका दाखिला, तो टेंशन मत ले। अरे वो मांगता हूँ नंदू से, तो बोलता है दो दिन बचे रे सिस्टर, 2 दिन नहीं। एक तू टेंशन ना ले, सब हो जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा, सब हो जाएगा। ले है ना 2 दिन। तेरा तो बड़ा लंबा इंतजाम हुआ है। विश्वास की बेटी के साथ तूने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, जिसकी वजह से विश्वास को आत्महत्या करनी पड़ी। तो अब किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का चार्ज भी लगेगा, बलात्कार का मुकदमा भी चलेगा। आओ साहब, क्या मानता है तुम्ही? मैंने किसी के भी साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। शराबत से बताएगा तो फायदे में रहेगा। अरे लेकिन कुछ किया होगा तो बताओ ना। अगर मैंने उसके साथ जबरदस्ती की होती तो उसके कपड़े तो फटते, उसके शरीर पर या मेरे शरीर पर किसी घाव के, किसी जख्म के या किसी चीज के निशान तो होते। देख लो सर, मेरे शरीर पे एक भी निशान नहीं है। और खरो मानते भी मैंने किसी के भी साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। कांबळे, सुबह तक इसको यहीं रखो, बाद में सच बोलेगा। प्रदीप बाबू को कुछ बात करनी है, गाड़ी में बैठे जाओ। किसी दबाव में आकर तो ऐसा नहीं कह रही हो ना तुम? नहीं साहब, वो मेरे आई ने झूठ बोला था। बाबा ने प्रदीप राजशिर्के से बहुत सारा कर्जा लिया था और वो चुका नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। और बाबा के मरने के बाद वो कर्जा चलता नहीं रही, इसलिए आई ने झूठ बोला। नंदू ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जा सकती हो। झूठ बोल रही है ये। नंदू को छोड़ दो। ओके सर। आई दादा दादा, मुझे क्यों घूर रहा है? हाँ, क्या करने गया था तू? बोल। उन दोनों बाप बेटों को हमेशा के लिए खत्म करने गया था। बाबा, हमें अभी पुलिस में कॉल करना चाहिए और इसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। नहीं, इसे हम पुलिस में नहीं देंगे। इसने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया है। हमारे वकील के पैसे भी बचा दिए इसने। और तेरी बहन ही हमारे नंदू को हमारे पास वापस लेके आएगी पुलिस से। लेके जा इसको, बांध के रख।
साला मुझे समझ में नहीं आता, मैं उस जगह पे था ही क्यों? और राकेश प्रदीप को मार देता, फिर बाद में नंदू को मैं लुटका देता, आसानी हो जाती ना। कोई बात नहीं, दोनों बच गए ना। ये दोनों मेरे हाथों मारने वाले, देख देख। तू ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा, समझा? अबे गलत कुछ नहीं हो। भाऊ क्या रे? चप्पल ठीक हो गया। डाली क्या? ये देख भाई, ये काम करवाती है वो उनकी बहू रत्ना, संडास साफ करवाती है, चप्पल सिलवाती है मुझसे। यह नंदू मेरे बेटे के एडमिशन के लिए पैसे दे दे, बस उसको शेयर भेज दूंगा, दूसरे दिन नौकरी छोड़ दूंगा। पैसे नहीं भी दिए तो उससे नहीं। तू दिमाग को ठंडा रखेगा कि नहीं? शांति से काम ले, जाके देख वो कितना पैसा देता है, बाकी मैं देखता हूँ कि मैं कितना कर सकता हूँ। विराज, हाँ नंदू रत्ना स्वाति को देखा है कहीं? नहीं, हाँ नंदू वो आए थे खेत में दोपहर को, और उसके बाद कहाँ चले गए मालूम नहीं। पता नहीं ये तीनों कहाँ चले गए। कल शाम को 4 बजे नंदू का फोन आया था रत्ना को। आई, हम आ रहे हैं अभी। हाँ उसके बाद रत्ना और स्वाति भी कहीं चली गई, अब तक लौटी नहीं। ऐसा करते चलो ढूंढते उनको। खेत की तरफ चल। मालिक वो तीनों खेत में क्यों जाएंगे? वो सांगली निकल गए होंगे। तो अपना दिमाग में चला, मैं जो बोल रहा हूँ कर। चल चल। सर, विश्वास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत पॉइजन खाने की वजह से हुई। सर, गांव में जो लड़का ये दवा बेचता, मैंने उससे पूछताछ भी की। विश्वास ने उससे दवा खरीदी थी। रुक 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 रुक। क्यों? जरा देखो आसपास मर्डर वेपन मिलता है क्या? सर, आसपास तो कोई वेपन नहीं मिला है। सर, अजीब बात है, कातिल ने वेपन को छुपा दिया, लेकिन इस तरह पुतला बनाकर इसे टांग दिया। हो सकता है कातिल इस कत्ल को छुपाना नहीं बल्कि दिखाना चाहता हो सकता है वो इस कत्ल के जरिए कुछ कहना चाहता हो। कभी बेरहमी से वार किया गया और ब्लड भी गीला है, मतलब कत्ल कुछ घंटों पहले ही हुआ है। सर, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी एक आदमी का काम नहीं है, जिसे इस तरह पुतले पर टांगा गया था। यू राइट कम। जिस तरह से इसको मारा गया है, लगता है मारने वाला इससे बहुत नफरत करता था। ये खेत किसका है? मेरा सर। आपको किसी पे शक है? शक नहीं साहब, यकीन है मुझे। राकेश ने मारा है मेरे बेटे को। राकेश ने तो मेरे बेटे और बहू को भी उसी ने गायब किया था। सब वो कुल्हाड़ी लेके हम सबको मारने के लिए आया था साहब। मेरे बेटे और बहू को बचाना साहब। देखने से साफ था कि मामला रंजिश का था, और जिस तरीके से नंदू की लाश को रखा गया था, ऐसा लगता था कि वो शायद प्रदीप को संकेत दे रहा है कि आगे वो क्या करने वाला था। रत्ना और स्वाति भी लापता थे। प्रदीप चिंतित था। उसने अपना पहला शक राकेश पर डाला था। राकेश ने मारा है मेरे बेटे को, राकेश ने। लेकिन इस तरह की नफरत तो नंदू के लिए गांव के हर दूसरे आदमी में थी। पुलिस के लिए केस काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला था। मैं सिर्फ उसे नहीं, उसके पूरे परिवार को मारने गया था। उन्हीं की वजह से मेरे बाबा ने आत्महत्या की। आरती की इज्जत गई, उसी का गुस्सा था साहब मेरे को। लेकिन मैं जब वहां पे गया तो प्रदीप ने मेरे को पकड़कर मुझे मारने की धमकी देकर आरती से झूठा बयान दिलवाया कि नंदू ने कुछ नहीं किया। और वहां से छूटने के बाद भी तू हमारे पास नहीं आया। जब नंदू का खून हुआ तो तू कहाँ था? तब साहब मैं सुबह से लेकर रात 3 बजे तक मेरा दोस्त संतोष उसके पास था।
सर, स्वाति, रत्ना और नंदू के फोन रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। सर, रत्ना और नंदू ये दोनों लगातार फैमिली मेंबर्स के कॉल में थे, लेकिन सर स्वाति के कॉल रिकॉर्ड से किसी अशोक का नाम सामने आया। सर, स्वाति दिन में 10 से 12 बार इस अशोक से बात किया करती थी और कोई भी कॉल आधे घंटे से कम की नहीं है। स्वाति के फोन पर आखिरी बार इसी नंबर से कॉल आया था। स्वाति के पीछे क्यों पड़ा था? हम लोग तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अशोक, अगर घर वालों ने मेरी शादी के लिए हाँ नहीं कहा तो क्या तुम्हें भगा ले जाऊंगा? हाँ, मैं क्या डरता हूँ तुम्हारे घर वालों से? क्या बात है? भाव छोड़ दीजिए। काय रे? भाव, हाँ, बड़ी बड़ी फेंक रहा था ना तू। कहाँ से आया तू? हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद भी तूने स्वाति से कांटेक्ट तोड़ा नहीं, यहाँ तक कि कल जब स्वाति घर से निकली, गायब हुई, तब भी आखिरी कॉल तेरा था। सर, मैं मानता हूँ मैंने कॉल किया था, लेकिन मैंने किसी को गायब नहीं किया सर। मैंने किसी का खून नहीं किया। हमने तेरे मोबाइल से मैसेजेस पढ़े, जिसमें एक मैसेज में स्वाति लिखती है कि प्रदीप, रत्ना और नंदू ये सब तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ थे। यहां तक कि रत्ना तो उसके लिए एक लड़का भी देख रही थी। रत्ना और नंदू सबसे ज्यादा खिलाफ थे। और जवाब में तूने क्या लिखा है? कोई भी हमारे प्यार के बीच में आएगा तो उसे रास्ते से हटा देंगे। सर, मैंने ऐसा मैसेज जरूर किया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच में ऐसा कर दूंगा सर। हटा देंगे मतलब ये प्लानिंग तेरी और स्वाति की थी। बोल, स्वाति कहाँ? और रत्ना को कहाँ रखा है? जिंदा है या मार डाला? सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर, इंक्वायरी से पता चला है कि अशोक ने स्वाति के गायब होने के एक दिन पहले काफी शॉपिंग भी की थी और होटल में एडवांस बुकिंग भी की थी। कमरे जो शॉपिंग और होटल की बुकिंग है, इसकी सारी डिटेल निकालो। ओके सर। सर, ये नंदू की पीएम रिपोर्ट। ठीक, जाओ। नंदू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उस पर किसी घुमावदार या और उसकी मौत शाम को 4 से 6 बजे के बीच हुई है। सर, हमने स्वाति के कॉल रिकॉर्ड को दोबारा चेक किया। राकेश जी संतोष देवलकर की बात कर रहा था। सर, स्वाति के गायब होने से पहले तकरीबन 3 बजे के आसपास स्वाति ने इससे फोन पे बात की थी, लेकिन सर रिकॉर्ड के हिसाब से स्वाति ने उससे पहले उससे कभी बात नहीं की। उठाओ इस संतोष देवलकर को। जिस दिन स्वाति गायब हुई तूने उसे फोन किया था? हाँ, किया था। वो रत्ना ने मुझ पे केस किया था ना। ठीक आहे वहिनी. हाँ ठीक है, चलो। वहिनी, ते आधीचे पैसे दिले तर बरं होईल. उधारी खूप झाली ना. पैसे पैसे तो नहीं है माझ्याकडे. एक काम करती हूँ, अभी का और बाद का दोनों साथ में ही दे देती हूँ। वहिनी, हर बार यही बोलते हो. संतोष, मैंने कहा ना बाद में दे दूंगी। वहिनी, वहिनी, ये क्या कर रहे हो तुम? वहिनी, छोड़ो मुझे। वहिनी सोडा. मी क्या रे, चौवन्नी की औकात नहीं है तेरी और मेरी बीवी पे हाथ डालता है? हाँ, मेरी बीवी पे हाथ डालता है। छोड़ दो साहब. तूने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। उसके बारे में बात करनी थी स्वाति मैडम को, तो मैंने फोन किया था. हेलो स्वाति मैडम, संतोष टेलर बोलते हैं. बोलिए, क्या काम है? वो रत्ना मैडम को केस वापस लेने को बोलो ना, क्योंकि उनकी वजह से कोई लेडीज लोग दुकान पे नहीं आ रहे. मैं भूखा मर रहा हूँ ना. आप पक्का नहीं बोल सकती, पर मैं कोशिश करूंगी. फिर थोड़ी देर बाद हम राकेश के घर पे चले गए, रुके, फिर बाद में दारू ली और दुकान वापस चले गए साहब. नंदू के कत्ल में हमें राकेश पर भी शक है. कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने और राकेश ने मिलके ये प्लान बनाया था? सर, अशोक के वकील है, इसके बेल के पेपर्स लेके आए. ठीक है, छोड़ दो. आइए. कामड़े, अशोक ने बेल करवाई, उसे छोड़ रहे हैं, लेकिन उस पर नजर रखना. ओके सर. सर, स्वाति, रत्ना और नंदू इन तीनों के फोन लोकेशन चेक किए. सर, इन तीनों का फोन एक ही जगह स्विच ऑफ हुआ था. हमने उस लोकेशन को भी आइडेंटिफाई कर लिया. पुलिस हर पहलू को टटोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तक उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी थी. संतोष, अशोक, राकेश, तीनों पर पुलिस की नजर थी. नंदू का कत्ल किसने किया था और क्यों?
क्या वो स्वाति और रत्ना का भी यही हश्र करने वाला था? नंदू, स्वाति और रत्ना का मामला एक ही था या फिर ये अलग अलग मामले थे? साहब, जिस दिन नंदू का खून हुआ उस दिन नागेश के साथ बहुत झगड़ा हुआ था साहब। ये तेरा बाप है ना, बाप दगाबाज हो। दोस्ती में दगा किया उसने और मेरी सारी जमीन हड़प ली। ए बेवड़िया, तेरी जब उतर जाएगी ना तो वाड़े पे आ जाना। तेरे को अच्छी तरह से समझाऊंगा कि जमीन मेरे बाप की वजह से गई या फिर तेरी इस रंगरलियां और तेरी इस अभिलाषा की वजह से। मैं तो खाली बेवड़ा हो रहे। तेरा बाप है ना सांप है, सांप, आस्तीन का सांप। उसने इधर डसा मेरे को। ये नागेश कौन है और कहाँ रहता है? साहब, नागेश विराज का बाप है साहब। वो सुतारावाड़ी में पहला मकान उन्हीं का है। क्या? मेरे सोनू को लेके गई ना? भाई के साथ आई थी, काट के रख दूंगा मैं तुझको। बेटा, उसको रोकना चाहिए था ना तू। नागेश ही रहता है, बुलाओ, उससे बात करनी है। कल रात को 9 बजे के आसपास देखा था, उसके बाद से कहाँ मालूम नहीं। कल रात से तुम्हारा पति घर नहीं आया, तुम्हें चिंता नहीं हो रही? हमारा कोई संबंध नहीं है उसके साथ। हमारे लिए तो उसी दिन मर गया था जिस दिन हमें पता चला था कि अभिलाषा के साथ उसके नाजायज संबंध है। पूरा गांव जानता है। इस घर में आने से उसको मनाही है। वहां पे पड़ा रहता है दिन भर। वो अभिलाषा को देखा था मैंने बाजार में। अभिलाषा यहाँ क्या कर रही है? मुड़ के गया तो गायब हो गई थी। कल रात से मेरा बाप भी गायब है। ये अभिलाषा कौन है? अभिलाषा वो औरत है जिसके साथ मेरे बाप के नाजायज संबंध है। कहाँ रहती है? पहले इस गांव में रहती थी। वो प्रदीप राजशिर्के के पास से खुली खरीदी थी उसने। अब कुछ साल हो गए शहर में जाके बस गई है। अभी शहर में कहाँ पे रहती है ना मालूम नहीं, मेरे बाप को मालूम होगा। नागेश आता है या उसकी कोई भी खबर मिलती है, सबसे पहले पुलिस स्टेशन आके बताना। कमले, जरा पता करो ये नागेश कौन सी दिशा में और किस काम से निकला है, और अभिलाषा की डिटेल्स निकालो। क्योंकि इस केस में जिस तरह से गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं, क्वाइट पॉसिबल कि इन मुर्दों में से किसी का नंदू के मर्डर से कोई कनेक्शन हो। सर, राकेश और संतोष के बयान को हमने चेक किया तो पता चला कि 4 बजे से पहले वो दोनों राकेश के घर पर थे। उसके बाद में उन लोगों ने शराब खरीदी और फिर रात तक संतोष की दुकान पर थे। ठीक है, छोड़ दो दोनों को, लेकिन दोनों पे नजर रखना। ओके सर। रुक, क्या हुआ? ये ले दुकान की चाबी। और तू जा, मैं आधे घंटे में आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ। हटिए, चलो पीछे हटिए, आप लोग पीछे। कि पुलिस भी हैरान थी और कातिल हर जगह पर पुलिस से एक कदम आगे। एक ही परिवार के 3 लोग गायब हुए थे। 2 की लाश मिल चुकी थी और बची थी स्वाति। या फिर पुलिस उससे पहले कातिल को ढूंढ निकालेगी? आखिर कातिल था कौन और क्यों वो इतनी दर्दनाक मौत बांट रहा था? इतनी नफरत आखिर उसके अंदर कहां से समाई थी? रत्ना को भी ठीक उसी तरह मारा गया जैसे नंदू को मारा गया। कमले, जो कोई भी है प्रदीप से बदला लेना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि वो उससे कितनी नफरत करता है, और इसीलिए शायद वो उसके परिवार के लोगों को एक के बाद एक मार रहा है। कमले, मैंने देखा है कि विराज भी प्रदीप के परिवार से काफी नफरत करता है। वो हो सकता है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? साहब, मैं उन्हीं के यहाँ काम करता हूँ, जैसे मालिश करना, गाड़ी की साफ सफाई करना। उन्हीं के घर के लिए सब्जी लेने आया था। प्रदीप जी, ये जो कोई भी है, इसकी आपसी रंजिश है। इसीलिए शायद उसने नंदू और रत्ना को दोनों को इस तरह से पुतला बना के खड़ा किया और मुंह पे मिट्टी पोत दी। मुझे लगता है कि मामला खेत से जुड़ा हुआ है। आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए, आपकी जमीन को लेकर कभी किसी से कोई रंजिश रही है? उसी अशोक ने मारा होगा। उसी अशोक ने मेरे बहू और बेटे को मारा।
तो आधा घंटा बोल के निकल गया था, अभी 2 घंटे हो गए, किधर गया था? अरे काम निकला था यार। काम निकला था? हाँ काम था। तू झूठ बोल रहा है ना? मेरे से कुछ तो छुपा रहा है। मित्र मानतोस ना मला? बोल। यार राकेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। गलती? कौन सी गलती? एक के बाद एक होती हत्याओं ने पुलिस की रातों की नींद उड़ा दी। इन्वेस्टिगेशन भी तमाम उम्मीदें जगाते हुए घूमकर शून्य पर आकर रुक जाती। और संतोष ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो इतना घबराया हुआ था? क्या ये पूरा षड्यंत्र अशोक ने रचा था या फिर नागेश ने अपना पुराना बदला लिया था? सर, अशोक ने जिस दुकान पे शॉपिंग की थी ये उसका डुप्लीकेट बिल है। सर, उसने दूल्हा और दुल्हन का जोड़ा खरीदा था, लेकिन सर एक अजीब बात है, उसने 2 नहीं बल्कि 3 लोगों की बुकिंग कराई थी। मतलब अशोक और स्वाति का भाग के शादी करने का प्लान था और इस प्लान में कोई तीसरा भी इन्वॉल्व है। सर, आप लोग मुझे फिर यहाँ पर ले आए, मैंने सब बताया तो। ये शादी का सामान किसके लिए खरीदा था? सर, ये मैंने स्वाति के लिए खरीदा था सर। हम लोगों को समझ में आ गया था कि उसके घर वाले हमारी शादी नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोगों ने छुप के शादी करने का प्लान बनाया था। पर उसके 1 दिन पहले ही स्वाति गायब हो गई सर। स्वाति का गायब होना भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा है, क्योंकि तेरे और स्वाति के भागने की खबर नंदू और रत्ना को लग गई थी। उन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की और इसीलिए तुम लोगों ने अपने साथ एक तीसरे को मिलाया और नंदू और रत्ना को रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, स्वाति उन लोगों की बहुत इज्जत करती थी। एक बार जब नंदू ने मुझे और स्वाति को साथ में पकड़ा था और मारा, तब स्वाति ने मुझे रोका था पुलिस कंप्लेंट करने से। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं सर। शादी तो तुम दोनों ही करने वाले थे ना, लेकिन होटल तो 3 के लिए बुक किया था। ये तीसरा कौन है? सब अशोक मेरा ही बेटा है। सब मैंने अपनी वकील को बोल के उनकी शादी के लिए 1 महीना पहले ही अर्जी दी थी कोर्ट में, और उनके साथ होटल में भी मैं ही रहने वाला था। सब अगर ये शादी आप ही करवा रहे थे तो ऐसे चुपचाप करवाने की क्या जरूरत थी? बिरादरी के सामने, समाज के सामने धूमधाम से मनाने की क्यों नहीं सोची? साहब, मैं एक मामूली आदमी हूं और स्वाति के बाप और उसका बड़ा भाई बहुत पैसे वाले आदमी। कहीं शादी में वो बवाल न खड़ा कर दे, इसलिए मैं चुप करके शादी कर रहा था। कामरे, बाप बेटे की बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल इनको छोड़ दो और जरा पता लगाओ कि अशोक और स्वाति की शादी में कोर्ट में गवाही कौन कौन देने वाला था। ओके सर। सर, रत्ना की पीएम रिपोर्ट। रत्ना की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से रत्ना की हत्या भी सिमिलर हथियार और सिमिलर पैटर्न से हुई, ठीक वैसे जैसे नंदू को मारा गया। कामड़े, मुझे लगता है कि कातिल ने शायद इसलिए नंदू और रत्ना के मुंह पे मिट्टी लगा के उनको खेत में बिजुगा बना के खड़ा किया ताकि हमारे शक की सुई उसके कर्जदार और किसान मजदूरों की तरफ घूम जाए। या फिर यह भी हो सकता है कि उसका प्रदीप के खेत, गांव की मिट्टी और बिजुगा से कोई गहरा संबंध हो। लेकिन कौन हो सकता है ये? विराज, जब नंदू और रत्ना की बॉडी मिली तब जिस नफरत से वो देख रहा था और जिस तरह से उसने जमीन पे थूका था। हो सकता है सर। सर, विराज और नंदू ये दोनों अक्सर साथ रहा करते थे। सर, विराज का रहता नंदू गायब हो जाता और उसे पता भी नहीं चलता। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? और सर, इन्वेस्टिगेशन से सामने आया है कि नंदू और रत्ना विराज को टॉर्चर किया करते थे। सर, कहीं विराज नहीं तो? सर, मुझे लगता है कि हमें इस विराज को उठा लेना चाहिए। नहीं कामड़े, विराज को उठाने से पहले शंकर को उठाओ। शंकर से हम विराज की सारी हिस्ट्री निकालेंगे। ओके सर। नागेश मोहिते के बारे में कुछ पता चला? सर, गांव वालों से उसके बारे में पूछताछ की है। उनका कहना है कि उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। खबरियों को अलर्ट कर दो, उनसे कहो कि नागेश जैसे गांव में दिखाई दे सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए। तब तक मैं देखता हूं कि इस विराज की नफरत किस हद तक जा सकती है। समझ में नहीं आ रहा है कौन कर रहा है ये सब। लगता है पूरा गांव हमारे खिलाफ गया है।
आपने मुझे बुलाया? हाँ। ये रख, ये तुम्हारा आज तक का हिसाब है। कल से नौकरी पे आने की जरूरत नहीं, जाओ। नहीं, मुझे नौकरी से मत निकालो, मैं भूखा मर जाऊंगा। मुझे मत निकालो मालिक। जाओ 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 यहाँ से, निकल जाओ मालिक, जाओ जाओ। प्रदीप के लिए दुश्मन को पहचानना मुश्किल था, क्योंकि उसने पूरे गांव पर ही अत्याचार किए थे। उधर पुलिस के पास संदिग्धों के नाम पर विराज, राकेश, अशोक, संतोष और नागेश के साथ साथ और भी नाम जुड़ते जा रहे थे। पर देखा जाए तो सारा का सारा गांव ही संदिग्ध था। साहब सच क्या है क्या मालूम, लेकिन लोग तो यही कहते हैं कि प्रदीप ने नागेश को दोस्ती में दगा दी। साहब एक जमाने में विराज का बाप नागेश इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। 230 एकड़ जमीन थी उसके पास, कुछ दिखावे में, कुछ शराब में, और बची खुची जमीन अभिलाषा नाम की औरत ने लुटा दिया। आज हालत यह है कि भिखारी बना घूमता है, और प्रदीप के कर्जे से गांव का एक भी घर नहीं बचा साहब। मेरी बेटी मुझे लौटा दो, मेरी बेटी को ला दो, तेरी जमीन वापस करता हूँ, तेरा खर्चा माफ करता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को मेरे ला दो। आज शपथ मालिक, मला माहिती नाही आपकी बेटी कहाँ है। स्वाति कहाँ है? मेरी बेटी क्या बता रहे? तेरे बेल वापस करता हूँ मैं, मेरी बेटी मुझे ला दे। मुझे नहीं मालूम मालिक, मुझे नहीं मालूम। बता रहे मेरी स्वाति कहाँ है? मेरी बेटी क्या बता दो, बता दो मेरी बेटी ला दो। साहब इसीलिए विराज अंदर ही अंदर उबलता रहता है। प्रदीप के यहाँ नौकरी करना तो उसकी एक मजबूरी है, नहीं तो हम जैसे गरीबों के साथ उसकी बहुत हमदर्दी है साहब। साहब विराज नंदू पे बहुत गुस्सा था, नफरत करता था उससे। क्यों? क्योंकि सर विराज के बच्चे के एडमिशन के लिए उसको 40,000 रुपए की जरूरत थी, जो नंदू ने आखिरी तक नहीं दिया। नंदू और रत्ना ने मिल के उस बेचारे को घुमाते रहते साहब। अगर मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ ना तो जान से मार दूंगा सबको, आग लगा दूंगा गाँव में। एक भी बच्चा जिंदा नहीं छोड़ूंगा इस गाँव में, ध्यान रखना। चलो यहाँ से। हेलो, ठीक है हम लोग पहुंच रहे हैं। सर गांव के लोग प्रदीप की जान लेने पे उतारू हैं। क्या? जब बैठ के तमाशा देख रहे थे, अपने मालिक को बचा नहीं सकते थे? मालिक नहीं है मेरा, काम पर से निकाल दिया। साहब अगर ये आज बीच में आता ना, हम इसे भी नहीं छोड़ते। प्रदीप साहब हत्यारा है, इसने मेरे बच्चे की जान ली साहब। वो देखिए साहब, मैंने खुद देखा है, ये तो प्रदीप है। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसने क्या किया है ये हम पता लगा लेंगे। जब तक उस पानी का टेस्ट नहीं हो जाता, कोई उस कुएं से पानी मत पीना। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। बताइए, कुएं के पानी में जहर मिलाया था आपने? साहब इन्होंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन कीजिए। अपने बेटे और बहू को खोने की वजह से ये बहुत टूट गए हैं अंदर से। बताइए, कुएं के पानी में जहर क्यों मिलाया आपने? ये झूठ है, मैंने नहीं जहर मिलाया। मैं तो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, न जाने वो कहाँ है। वो जिंदा भी है या उसने मार दिया है। अच्छा होगा अगर कुछ दिन आप घर से बाहर ना निकले।
का दुपट्टा है। कौन है? कौन है? स्वाति! चंद्रा! चंद्रा! क्या हुआ? स्वाति का दुपट्टा है। जिस दिन वो गायब हुई थी उसने यही पहना था। आई, हम आ रहे हैं अभी। हाँ हाँ, आपके पास कैसे है ये? हाँ, कहाँ है स्वाति? कहाँ है स्वाति? बोलिए ना। मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। स्वाति! 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 सुनिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? स्वाति! सर, कुएं का पानी पीने से जिन लोगों की मौत हुई थी उनके पेट में और कुएं के पानी में सेम तरह का कीटनाशक मिला है। सर, इस कीटनाशक की वजह से इंसान का दम घुटने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। कमले, इस एरिया में जितने भी पेस्टिसाइड डीलर है सबसे पूछताछ करो, कब, किसने और कितनी मात्रा में ये पेस्टिसाइड खरीदा है। ओके सर। स्वाति! 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 सर, इसे भी नंदू और रत्ना की तरह मारा गया, लेकिन इस बार वेपन बॉडी पर ही है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल हमें बताना चाहता है कि उसका बदला पूरा हो गया। स्वाति अभी भी गायब है। कमले, खंबा दिखा। मुझे भूल कर निकले थे, मैं स्वाति को ढूंढने जा रहा हूँ। कमले, ये जो कोई भी है बहुत शातिर है। इसने प्रदीप को यहाँ बुलाने के लिए स्वाति का दुपट्टा यूज किया ताकि हम उसको ट्रेस ना कर पाए। सर, ऐसा भी हो सकता है कि कातिल ने कीटनाशक मिलाया कुएं में ताकि गांव के लोग प्रदीप पे शक करें और फिर इसे मार दें। सर, ये कीटनाशक दवाइयों का डीलर है। इसे एक ऐसे आदमी पर शक है जिसने इससे दवाई खरीदी थी। बताओ। साहब, 20 साल से मेरी दुकान है सब उस इलाके में। लगभग तो मैं सब किसानों को जानता हूँ क्योंकि सब मुझसे ही दवाई लेते। पर साहब, मैंने उसको पहली बार देखा था। कोई 30 साल का लड़का था। भाई साहब, मुझे कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड चाहिए। कौन सा कंपनी का? कंपनी दे दो ना, कौन से भी कंपनी का। लड़के की शक्ल याद है? उसका स्केच बनवा सकते हो? जी साहब। सर, ये रहा उस लड़के का स्केच। ये शायद वही लड़का है जो उस दिन अभिलाषा के साथ आया था। ये मेरे मकान के कागज है, मैंने साइन कर दिया है, देख लो। ये तुम्हारे मकान की कीमत। तुम सिर्फ मकान की कीमत चुका रहे हो, मैंने तो इस गांव में रहने की कीमत चुकाई है और आज तक चुका रही हूँ। अगर उस वक्त मेरे कुछ अपने मेरी मदद करते तो मुझे इस तरह गांव में मुंह छुपा कर आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गलती तो मेरी है, मैंने लोगों से उम्मीद रखी, वो भी उनसे जो सिर्फ व्यापार करना जानते हैं। क्या है, कितनी बोलते हैं? मकान की कीमत मिल गई ना तो निकलो यहां से, बहुत हो गया, जाओ। अभी बहुत हुआ कहाँ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तुमने देखा नहीं वो कितने गुस्से में गई? तो गुस्से में जाए या भाड़ में जाए, हमें क्या। देख, जिसे पैसों की जरूरत होती है ना वो ऐसे ही तिल मिलाता है, लेकिन हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना फायदा हो गया ना, अरे आधे से भी कम कीमत में मकान मिल गया उसका। ये उसके मकान के पेपर्स है जो वो लेकर आई थी। इसमें उसकी फोटो और उसके शहर के घर का पता है।
जी कहिए। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने क्या किया है तुम्हें पता चल जाएगा। वो लड़का कहाँ है जिसके साथ तुम मदनपुर आई थी? वो पुणे गया है। ठीक है, तुम मिल गई, वो भी मिल जाएगा। नागेश को कहां छुपा रखा है? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम जानते हैं नागेश तुमसे मिला हुआ है। विराज ने उस दिन गांव की मार्केट में तुम्हें देख लिया और उस दिन से 4 लोग गायब हैं। नंदू, रत्ना, स्वाति और नागेश। उस दिन प्रदीप को अपना मकान बेचकर वो रुपए लेकर मैं बाजार से निकल ही रही थी, तभी अभिलाषा है, अभिलाषा मुझे अपने साथ ले चलो ना तुम। देखो मेरी जिंदगी नरक हो गई है तुम्हारे बिना। और जो मेरे साथ हुआ था वो भूल गए? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? उस दिन नागेश को देखकर मुझे मेरा अपमान याद आ गया था, लेकिन नागेश ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारे परिवार से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो उस मकान के कागज लेकर आना जिसमें तुम्हारी बीवी और बेटा रहता है। उसके बाद ना नागेश मुझे मिला, ना उसका कोई फोन आया। गांव वालों ने जो तुम्हारे साथ किया उसकी शिकायत तुमने पुलिस में क्यों नहीं की? सर, रिपोर्ट लिखवा के क्या मेरा सम्मान मुझे वापस मिलता? तो इस तरह से तुम अपना अपमान भूली नहीं थी, और जब गांव वापस आई तो सब याद आ गया, और गांव वालों से बदला लेने के लिए तुमने कुएं के पानी में पेस्टिसाइड मिला दिया। सर, इसके साथ जो लड़का है मनीष, वो हमारे गिरफ्त में है। अभिलाषा के कहने के ऊपर मैंने वो 2 गोली कुएं में डाली थी। इसकी और अभिलाषा की चार्जशीट फाइल करो। सर, हमारा खबरी रघु आया है। उसका कहना है कि प्रदीप की फैमिली के कत्ल से जुड़ी हुई उसके पास खास खबर है। ये तो राकेश और संतोष है, ये तीसरा कौन है? साहब, ये मुंबई का सुपारी किलर बंटी नाम है इसका। मैंने इन तीनों को सांगली मार्केट में साथ में देखा था। कुएं में जहर की गुत्थी तो सुलझ गई थी। अभिलाषा ने अपने बदले की वजह से कई लोगों की जान ले ली, लेकिन नंदू, स्वाति, रत्ना और नागेश के मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया था। लेकिन पुलिस को अचानक संतोष के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ देखे जाने की बात पता चली। क्या वाकई में संतोष ही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था? ये पता करने के लिए पुलिस ने एक बार फिर राकेश और संतोष को पुलिस स्टेशन बुलाया। बताने की जरूरत है कि ये कौन है, या बताऊं? बंटी, मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट किलर। अब प्यार से बिना मार खाए बता दो, स्वाति कहां है? क्या किया उसके साथ? अब भी बोला बिना मार खाए बता दो, मारो। क्या इसलिए किया साहब? इसमें मेरा लेना देना कुछ नहीं है साहब। हमारे बच्चे साहब गलती हो गई साहब। वो रत्ना के केस की वजह से मेरा जीना हराम हो गया। मेरी छोटी बहन है, उसकी शादी करनी थी, लेकिन वो भी टूट गई। पैसा नहीं, कुछ नहीं। मैं बोला दुकान बेच के उसकी शादी करेंगे, चलो। ताला लगा तो लगा, बेचने जाऊं तो कोई ले रहा नहीं था। वो नंदू ने सबको धमकी दी थी कि कोई संतोष का दुकान लेगा ना तो उसका जीना हराम करेगा। फिर बहन की शादी टूटी। बाद में मुझे वो बंटी मिला, वो बंटी। अरे संतोष, क्यों बोला? भाई, इन दोनों का 2 लाख रुपया लूंगा। अरे बंटी भाई, मैं आपको खाली 50,000 रुपए दे सकता हूँ, वो भी क्योंकि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको दे रहा हूँ ना पैसा। नहीं तो गांव के किसी भी लड़की को 25,000 रुपए दिए तो भी वो दोनों को मारेंगे। गांव वालों का जीना हराम कर दिया। ठीक है, नंबर क्या है उसका? नंबर नहीं साहब, वो बोला कुछ अड्डा करेगा साहब। मेरी कुछ भी गलती नहीं साहब। सुपारी देने का बहुत शौक है ना, खिलाओ। सर, प्रदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जिस दराती से नंदू और रत्ना का खून किया गया, लेकिन सर वेपन पे कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। हो सकता है कि कातिल ने फिंगरप्रिंट को मिटा दिया। सर, जिस सफाई से काम किया गया है, मुझे लगता है इस काम में बंटी का ही हाथ है। संतोष के मुताबिक उसे नंदू और रत्ना को मारना था, लेकिन स्वाति भी साथ में गायब हुई। तो हो सकता है कि बंटी स्वाति को भी मारना चाहे, लेकिन एक प्रोफेशनल किलर बिना पैसे लिए प्रदीप को क्यों मारेगा?
और इस तरह लोगों को पुतला बना के खेत में खड़ा करना, उनके मुंह पे मट्टी पोतना, इस सब की उसे क्या जरूरत? कुछ तो गड़बड़ है कामले, और इसीलिए हम अपनी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ बंटी पे फोकस नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, तुम मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करो। स्वाति और अशोक के कोर्ट मैरिज में विराज गवाह बनने वाला था। वो तीसरा आदमी विराज था। कामले, बुलाओ विराज को। अशोक और स्वाति कोर्ट मैरिज करने वाले जानता था? हाँ साहब, वो शादी का सब खरीदी करने गए थे ना, तो मैं उनके साथ ही था। फिर ये बात प्रदीप को क्यों नहीं बताई? सर, मैंने क्या सोचा कि स्वाति और अशोक शादी कर ले तो उसी दिन सब दुनिया को पता चल जाएगा ना। मतलब उनकी बदनामी से तुझे खुशी मिलती है, जैसे उनकी लाशों को देख के मिली थी। मुझे याद है जिस नफरत से तूने थूका था, तब तो तुझे इस बात का भी गुस्सा होगा कि नंदू और रत्ना ने तेरे बच्चे के एडमिशन के लिए तुझे पैसे नहीं दिए। गुस्सा इस बात का भी होगा कि प्रदीप ने तुझे नौकरी से निकाल दिया। और इतना ही नहीं, तेरे बाप को बेवकूफ बना के तुम्हारी 230 एकड़ जमीन हड़प ली, और इन सब चीजों का बदला लेने के लिए तूने उसे मार दिया। हाँ साहब, अगर मेरा बस चलता ना तो स्वाति को छोड़ के प्रदीप के पूरे खानदान को खत्म कर देता मैं। सिर्फ उसके परिवार को या अपने बाप को भी? नागेश की भी कोई खबर नहीं है, उसे भी मार दिया। हमारे लिए तो वो कब का मर चुका है, उसे क्या मारना साहब? सीधी तरह से अपना गुनाह कबूल कर लेगा तो अच्छा होगा। साहब, मैंने कुछ किया ही नहीं तो। हेलो, साहब इस तरह यही रुको। कमले, गले के निशान देख के लगता है कि गला घोंट के मारा गया। सगळे जरा चेक करो। हो सर। कमले, ये खून के निशान देखे, लगता है शायद नंदू और रत्ना को भी यही लाकर मारा गया होगा। सर ये 3 मोबाइल मिले। ऑन करो। हाँ सर, ये तो नंदू का मोबाइल है और ये रत्ना का। इसका मतलब हुआ स्वाति के साथ साथ नंदू रत्ना को भी यहीं लाके मारा गया। लाश को सबसे पहले किसने देखा? साहब, इन लोगों ने। हाँ साहब, हम जानवरों के लिए घास काटने के लिए आए थे। धूप बहुत से थी, सोचा आराम कर लूं थोड़ा। देखा वहां लाश पड़ी थी, शंकर जावेद उनको मैंने बताया। बोला। सर, बंटी के बारे में मुंबई पुलिस से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। सर, मुंबई पुलिस के मुताबिक 13 अक्टूबर की रात को उन्होंने बंटी को एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि यह नंदू, रत्ना और प्रदीप का मर्डर 13 तारीख के बाद हुआ है। मतलब इन हत्या में बंटी का कोई हाथ नहीं है। कमले, मुझे लगता है कि किलर कोई ऐसा है जो प्रदीप के परिवार के बारे में हर छोटी से बड़ी बात जानता है। और अगर मैं इस एंगल पे सोचता हूं तो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में आता है अशोक, दूसरा विराज, विराज का बाप नागेश, जो कि प्रदीप का दोस्त भी रह चुका है। हो सकता है कि विराज और उसके बाप ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया हो, और विराज और उसकी मां ने नागेश के गायब होने की झूठी खबर फैलाई हो। एक काम करो, अशोक को छोड़ दो और उससे कहो कि पुलिस स्टेशन आके रोज हाजिरी लगाए और इन सब पे नजर रखो। अगर इन्हीं में से कोई है तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा। और चंद्रा के घर के बाहर अपना एक आदमी सिविल कपड़ों में लगा दो, कातिल उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। ओके सर। पुलिस ने सबको खुला छोड़ दिया और सब पर नजर रखना शुरू किया ताकि कोई एक गलती करे और पुलिस उसे दबोच ले। इसी दौरान नागेश, जो नंदू, रत्ना और स्वाति के लापता होने वाले दिन से ही गायब हुआ था, उससे जुड़ी एक अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी। विराज अपने बाप से इतनी नफरत करता है कि उसे जीते जी मरा हुआ मानता है। तो नागेश को क्यों ढूंढ रहा था? और नागेश के बारे में उसने तुमसे ही क्यों पूछा? ये तो पता नहीं साहब क्यों ढूंढ रहा है, लेकिन उसने मुझे इसलिए पूछा क्योंकि जिस दिन नंदू की लाश मिली थी उस रात नागेश मुझे मिला था। अरे क्या रहे गोपाल, अभी तक देसी में फंसा है तू। आज तेरे को अंग्रेजी पिलाता हूँ मैं। गिलास लाना जरा। मुझे एक बात बता, तू इतना खुश क्यों है जो आज अंग्रेजी पिला रहा है? गांव में इतने बड़े बड़े सांप थे ना, उनका एक सपोला था सबसे ज्यादा जहरीला, हो गया ऊपर नंदू, एक एक करके सब जाएंगे और मैं अकेला जाऊंगा विदेशा के साथ। देख, चलो चलो चलो, उठो, 11 बज गया, बंद करने का टाइम होगा, चलो। चल।
चल तू अब सो जा, मैं निकलता हूँ। अरे आज नींद किधर आने वाली है रे, एक बहुत जरूरी काम है वो करना है। तू जा तू जा। उसने बताया कौन सा काम निपटाना चाह रहा था? मतलब उस दराती के बारे में या अभिलाषा के बारे में या प्रदीप और उसकी फैमिली के बारे में? नहीं साहब। ठीक है जाओ। कमले, अगर इस गोपाल की बात को सच माने तो 11 बजे तक नागेश अपने घर गया, जबकि सुनीता ने हमसे कहा कि वो 9 बजे के बाद आया ही नहीं। रात को 9 बजे के आसपास देखा था, उसके बाद से कहाँ है मालूम नहीं। अगर ये गोपाल सच बोल रहा है तो फिर सुनीता हमसे झूठ क्यों बोल रही? सर हो सकता है कि नागेश को सुनीता और योगेश ने बाद में देखा ही ना, और वैसे भी उन दोनों को उसकी कुछ ज्यादा पड़ी नहीं है। सर ये स्वाति की पीएम रिपोर्ट। मतलब कातिल प्रदीप रत्ना और नंदू से जितनी नफरत करता था उतनी स्वाति से नहीं करता। ये विराज हो सकता है क्योंकि वो शादी में भी इन्वॉल्व था। सर कहीं ये काम ये दोनों बाप बेटे मिलकर तो नहीं कर रहे? चलो नागेश को ढूंढने जा रहे हो? तूने बोला कि तेरे बाप के साथ तेरा कोई लेना देना नहीं है, तू नागेश को ढूंढ रहा है या ढूंढने का नाटक कर रहा है? मैं कुछ समझा नहीं साहब। उस दिन झूठ क्यों बोला कि नागेश 9 बजे के बाद घर ही नहीं आया, जबकि वो 11 बजे घर वापस आया था? सर कुछ नहीं मिला, बस शराब की एक खाली बोतल है। अब बाकी की बातें यही बताएगा या पुलिस स्टेशन ले जाके पूछूं? साहब मैं नागेश को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि वो मेरे मकान के पेपर लेके भागा था। तो जब भागा उस वक्त क्यों नहीं रोका? साहब रोक लेता पर मैं घर में नहीं था साहब, आई अकेली थी। माँ कहाँ तुम्हारी? आई ये नागेश जब घर के पेपर लेके भागा तो आपने रोका क्यों नहीं? वो साहब मैं घर में अकेली थी और कुछ काम कर रही थी, जब तक मैं देखती वो भाग गए और मैं घर के अंदर गई तो अलमारी खुली हुई थी। उस दिन भी मैं जब आया तो आपके हाथ मिट्टी से सने हुए थे, और आज भी ये घर के पिछवाड़े में इस तरह से लूटने का कार्यक्रम चल रहा है। क्या कोई खजाना वगैरह दबा के रखा है? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। सर जगह देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसे खोद कर अभी भरा गया। शिंदे सर खोदो यहाँ पे। नहीं साहब यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे चुपचाप खड़े रहो इधर। शिंदे बॉडी निकालो। आई, ये तूने क्या किया? विराज कर रहा है तो आई कहेगा तू जागी? ये क्या हुआ सब? हाँ मेरा बाबा नागेश बहू के गहने लेके भाग रहा था तो गहने का? अरे वो गहने नहीं, मकान के पेपर लेके भागा है उसकी माशूका को देने के लिए। हाँ अभिलाषा को आज मेरे गांव में दिखा था, आज मरा, आज मरा। क्यों चला है ना? चलो उठिए। पुलिस ने न सिर्फ संदिग्धों की बल्कि उनके करीबी लोगों की भी जांच पड़ताल शुरू की, और इसी दौरान प्रदीप की हत्या के बाद अखबार में छपी एक खबर ने पुलिस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सर आज के अखबार में प्रदीप से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन छपी है। सर आज से 20 साल पहले इसी गांव में किसानों और मजदूरों के ऊपर नरसंहार हुआ था। सर इस नरसंहार में लगभग सभी लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन एक 2 साल का बच्चा बच गया था।
कामले, पता करो ये बच्चा कौन था और अब कहाँ है। पाटिल साहब, आप इस गांव के सरपंच हैं, पिछले 3 पीढ़ियों से यहीं पे। 20 साल पहले इस गांव में एक नरसंहार हुआ था। किसने किया था, क्यों किया था, कुछ पता है उसके बारे में? गरीब किसान के साथ उनकी जमीन प्रदीप ने जबरदस्ती हड़प ली थी। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की तो प्रदीप ने मना किया। वो लोग नहीं माने तो फिर उसके बाद जो कुछ हुआ। वो बच्चा कहाँ है, कौन है, पता है उसके बारे में? हाँ, इसी गांव में है, बहुत मेहनती है। सब इन्हें मत मारिए सर। मैं सब बताता हूँ सर, मैं सब बताता हूँ। जिस दिन नंदू आरती से बलात्कार के केस में छूटकर बाहर निकला, उसी दिन हमें पता चल चुका था कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला। इस गांव की मिट्टी को हमें ही साफ करना पड़ेगा। पूरा गांव उनके अत्याचारों से परेशान था साहब, पर कोई हिम्मत ही नहीं करता था साहब, सब डरते थे। तब हम तीनों ने फैसला किया कि प्रदीप के परिवार को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और उस दिन जब नंदू खेत से बाहर निकला, उसके बाद हमने नंदू को उसी के खेत के पुराने घर में, जो कई सालों से बंद पड़ा था, उसमें बांध कर डाल दिया। साहब, हम सिर्फ रत्ना को वहां पर बुलाना चाहते थे, पर उसके साथ स्वाति भी वहां पर आ गई। भाव तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। सबसे पहले हमने नंदू को मारा साहब, उसके बाद मैंने स्वाति के दुपट्टे में धान बांधकर उसे प्रदीप के घर के बाहर फेंक दिया। मुझे पता था कि प्रदीप उस दुपट्टे को देखकर खेत में जरूर आएगा। वो आया भी। साहब, स्वाति बहुत अच्छी लड़की थी, हम उसे मारना नहीं चाहते थे, पर हम मजबूर थे, उसे मारना पड़ा। साहब, 20 साल पहले प्रदीप ने इन्हीं खेतों के चक्कर में मेरे परिवार का कत्ल कर दिया था। सिर्फ नागेश का कहीं नहीं, बल्कि पूरा गांव उजाड़ के रख दिया हम लोगों ने। अब ऐसे में अगर किसान की मदद कोई नहीं करेगा तो किसान कहां जाएगा? बोलिए साहब। ये जो कुछ करने की जो हिम्मत थी, वो अगर तुमने सही दिशा में लगाई होती तो किसानों का कुछ भला हो जाता। लेकिन अब न किसानों का भला होगा न तुम लोगों का। अब जो तुमने किया है उसके लिए तुम सारी जिंदगी जेल में काटोगे। प्रदीप ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस जमीन, जिस मिट्टी के लालच में वो लोगों का खून करने से भी नहीं कतराता था, एक दिन वही जमीन उसका भी खून मांग लेगी। जगताप, कैलाश और राजन को प्रदीप के परिवार की हत्या के लिए, सुनीता को नागेश के कत्ल के लिए और अभिलाषा और मनीष को मासूम बच्चों और गांव वालों की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। काश के इंसान जिस गति से तरक्की और समृद्धि की ओर भाग रहा है, अगर उसका 10वां हिस्सा भी इंसानियत की ओर चले तो वो एक दूसरे का सहारा बन सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सवा के एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।